हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकुल देव आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पीआईबी एनालिसिस करते हैं और इस एनालिसिस फॉर्म में हम लोग जो है खबरों को पढ़ते नहीं हैं, खबरों की एनालिसिस करते हैं। तो हम आप लोगों को जानकारी है कि हम लोग पीआईबी का एनालिसिस करते हैं जो कि डेली आता है। क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी विद अस। मैं मुकुल देव, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद, जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। क्रैक यूपीएससी सीसी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आप जब सभी लोग जानते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग अपना सब्सक्रिप्शन लें। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों से क्या मिलता है आपको अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलता क्या है। डेली लाइव क्लासेस मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेगा, लाइव टेस्ट क्विजेस मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको होती हैं। एक सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी जुड़ने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी दुनिया का या भारत का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आपकी सुविधा के अनुसार पढ़ने की छूट देता है, 24/7 की उपलब्धता देता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अनअकैडमी का इस तरह का प्लेटफॉर्म है। चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों से कि आप लोग अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड कर लेंगे। मैं ऐसी उम्मीद और आशा करता हूँ। मेरे बारे में अगर संक्षिप्त परिचय हो तो 2013 से पढ़ा रहा हूँ। 2013 से मैं उसको उन चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर जैसे संस्थानों में मेरा पढ़ाने का अनुभव रहा है और अभी भी वर्तमान में मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पर मैं ज्योग्राफी, इकोलॉजी, डिजास्टर, करंट अफेयर्स, सोसाइटी में चीज़ों में लेता हूँ। करंट अफेयर्स की क्लास में अनअकैडमी पे ले रहा हूँ। आप देखेंगे तो टॉप बेस्ट एजुकेटर्स हैं आपके पास। सुदर्शन गुजर साहब हैं, मुदित गुप्ता साहब हैं, मन शर्मा साहब हैं, मृणाल पटेल साहब हैं, रोमन सैनी हैं, दीपांशु सिंह हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि एक बेहतरीन साहब लोगों की लिस्ट है जो आपको साहब बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। 24/7 की एक्सेसिबिलिटी है। आप अपनी सुविधा के अनुसार जहाँ पे भी आप हो सकते हैं वहाँ पर आप बैठ के विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो इस तरह का बेहतरीन प्लेटफॉर्म अपने आप में अनअकैडमी है। प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज है। जो लोग यूट्यूब सेशन मेरा ले रहे हैं उनको उनसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि देखिए, यूट्यूब से ही आप सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। इसमें डाउट भी नहीं है, इसमें डाउट भी नहीं है कि यूट्यूब से आप सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। आपको जाना पड़ेगा कोर्सेज के लिए। तो प्लस और आइकॉनिक दो तरह के कोर्सेज की सुविधाएं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती हैं, जिसमें एक लाइव क्लासेस की सुविधा है, प्लस में टेस्ट सीरीज़ है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, स्ट्रक्चर शेड्यूल है। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। वहीं पर अगर आप फीस का स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करेंगे तो एक महीने का 9,000 है, 3 का 22,500, 6 का 40,500। लेकिन मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि चूंकि यूपीएससी की तैयारी ना 1 महीने, ना 3 महीने, ना 6 महीने की होती है, मिनिमम जो स्टार्टिंग होती है वो 12 महीने से होती है, 49,500 है। और आप मेरा कोड यूज़ करते हैं, आप मेरा कोड यूज़ करते हैं, मुकुल देव मेरा कोड यूज़ करते हैं। अगर मेरा कोड आप यूज़ करते हैं तो आपको जो है वो यहाँ पर जो है आपको 10% का ऑफ यहाँ पर मिलेगा और 44,500 रुपये आपको यहाँ पर देने होंगे। और वहीं जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं, 2022 को टारगेट कर रहे हैं, 24 को टारगेट कर रहे हैं, 23 को टारगेट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए 24 महीने की मैं आग्रह करूंगा कि वो लोग इस फीस को लें या इस कोर्स को लें। 72,000 फीस है, 64,800 रुपये है। 64,800 रुपये देखने में आपको हो सकता है, देखिए बिना इन्वेस्ट किए दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता, ये बड़ा क्लियर फंडा है। तो अगर 64,800 रुपये आपको देना है तो आप महीने का, अगर साल का देखें तो आपको 32,000 के आसपास है। तो आप अगर इसको भी मतलब अगर प्रॉफिट और लॉस के तरीके से देखना चाहेंगे तो यहाँ 44,500 है और यहाँ 64,800 है। तो महीने का साल का 32,000 रुपये पड़ा। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। वहीं पे अगर मैं आइकॉनिक कोर्सेज की तरफ चलूँ तो आइकॉनिक कोर्सेज अपने आप में बेहतरीन एक कोर्स है। जो सबसे ज़्यादा अपीलिंग फैक्टर है वो है पर्सनल कोच, मेंटरशिप का। मेंटरशिप बहुत ही मतलब बेहतरीन चीज़ है। लाइफ फ्लैट नहीं चलती है, लाइफ में अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं। कोई ना कोई एक मेंटर आपके पास होना चाहिए जो आपको संभाल सके, आपको गाइड कर सके, आपको चीज़ों कर सके। तो अगर आप एडमिशन लेते हैं और मेरा कोड यूज़ करते हैं, मेरा कोड है मुकुल देव, मेरा कोड है, और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो ऐसे में आपको ये सुविधा ज़रूर मिलेगी कि मेरी मेंटरशिप के साथ साथ आपको और भी मेंटरशिप मिलेगी।
आप यहाँ पर 12 महीने का कोड यूज़ करते हैं, 69,500 है, आपको 12 महीने की फीस 62,550 रुपये देना होगा। वहीं 24 महीने की फीस पे आप जाते हैं 1,07,000 है, आपको 96,300 रुपीज़ आपको देने होंगे। तो ये है, मैं उन लोगों से आग्रह करता हूँ जो जिनका 2022 का टारगेट है, 23 का टारगेट है, वो 24 महीने वाले कोर्सेज पे जाएं। आपको मेंटरशिप मिलेगी, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेगा और पर्सनलाइज फीडबैक मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगी। तो मैं 24 महीने के कोर्स पे आपसे आग्रह करता हूँ कि 24 महीने वाले कोर्स पे आप ज़रूर से जाइए। वहीं 36 महीने के कोर्स पे जाएंगे तो 1,41,000 है और ये 1,00,000 तकरीबन 26,900 रुपये आपको यहाँ पर देने होंगे। चलते हैं इन कोर्सेज़ के बाद, अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है इन कोर्सेज़ के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की दुनिया बहुत बड़ी है और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में अनअकैडमी के पास लगभग उन सारे सब्जेक्ट्स की टीचर्स या विशेषज्ञ उपलब्ध हैं जो कि आपको चाहिए होते हैं। आप देखिए, अगर लिटरेचर आप लेना चाहते हैं तो लिटरेचर के सारे सब्जेक्ट्स हैं, लगभग सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि ट्रेंड में हैं, जो कि लोग बच्चे लेकर तैयारी करते हैं। तो मैथिली भी है, हिंदी भी है, कन्नड़ भी है, इंग्लिश भी है, आपको मिल जाएगा। वहीं पर अगर आप देखने की कोशिश करें इधर तो आपको ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। वहीं पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस, एग्रीकल्चर एंड मैथमेटिक्स, कॉमर्स, लॉ, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप इनकी फ़ीसों को फिर से कंपेरिजन करने की कोशिश करें तो अगर आप ऑफलाइन में कभी जाने या बात करें तो आपको पता चलेगा कि 40 से 45,000 रुपये के आसपास की फ़ीस यहाँ मिलती है। लेकिन यहाँ पर 12 महीने की फ़ीस 27,500 है। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, मुकुल देव मेरा कोड है, और आप इस कोड को यूज़ करके आपको 10% ऑफ चीज़ें मिलेंगी। आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। और यूपीएससी, सीएससी और जो है जीएस और यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल, तो ये आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। आप लोगों को फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, मुकुल देव मेरा कोड है, आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। जो लोग ये कोड यूज़ करते हैं वो मुझे इन्फॉर्म भी कर सकते हैं कि सर हमने ये कोड यूज़ किया, तो उससे मुझे जानकारी रहेगी कि किसने किसने मेरा कोड यूज़ किया है। चलते हैं अगर आज की खबरों को लेते हैं तो आज एक बेहतरीन खबर है, उमंग ऐप के ऊपर एक खबर है और उमंग ऐप की खबर को हम लोग थोड़ा सा लेते हैं। मैं सभी लोग जो लगातार जुड़ रहे हैं उन लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। सभी लोग भी, जो लोग भी मुझसे जुड़ रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, उन लोगों का स्वागत करता हूँ। उमंग पे चलते हैं तो न्यूज़ क्या है, ज़रा न्यूज़ को मैं आपको बता देता हूँ कि उमंग एक ऐप है जिसके 3 वर्ष के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ऑनलाइन सम्मेलन किया गया और इसका एक अंतर्राष्ट्रीय वर्जन जो है वो लॉन्च किया गया है। और कहीं ना कहीं इस अंतर्राष्ट्रीय वर्जन के लॉन्च के समय में जो उमंग ऐप है, उमंग ऐप से लाभान्वित चीज़ों के बारे में भी बात की गई और इसके 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इंटरनेशनल जो वर्जन है वो लॉन्च किया गया है उमंग का। और ये जो इंटरनेशनल वर्जन है, इसके वर्जन में तमाम सारी संभावनाएं हैं जो तमाम लोगों को जोड़ने की संभावनाएं रखती हैं, तो हम लोग इस पर बात करेंगे। फिलहाल खबर सिर्फ इतनी सी है कि उमंग के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ऑनलाइन सम्मेलन का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया गया और उमंग की बड़ी उपलब्धियों और उमंग पर मौजूद सेवाओं के संबंध में कहीं न कहीं एक ई बुक जो है वो भी लॉन्च की गई है। तो ये इतनी सी न्यूज़ है। अब इस न्यूज़ को पढ़ने के पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि उमंग है क्या, उमंग में चीज़ें क्या हैं, उमंग का ऐप है क्या। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। चर्चा करने के दौरान मैं थोड़ा सा चीज़ों को लेता हूँ उमंग ऐप के बारे में। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा कि ये एक अपने आप में एक तरह का ऐप है जो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 2017 में इसको लॉन्च किया था। 2017 में इसको लॉन्च किया था और ये जो ऐप है, इस ऐप की कुछ खूबी है। इस ऐप की खूबी है कि ये जो ऐप है, मैं ऐप आपके लिए बना देता हूँ, ये नागरिकों की सुविधा के लिए बनाया गया ऐप है। मतलब सिटीजनशिप, जो सिटीजन हैं, इंडियन सिटीजन हैं, उनको हेल्प आउट करने के लिए बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं उमंग का अगर मैं फुल फॉर्म आपको बताऊं, उमंग का फुल फॉर्म मैं आपको अगर वो करूं तो ये अपने आप में एक यूनिफाइड का मतलब होता है एकीकृत व्यवस्था है। मतलब आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जिस प्लेटफॉर्म पे सारी एक मोबाइल एप्लीकेशन है। मेरी बात समझने की कोशिश करेगा। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन, मैं लिख देता हूँ उसके बारे में। एप्लीकेशन न्यू एज गवर्नेंस प्रोग्राम है, न्यू एज गवर्नेंस प्रोग्राम है। मतलब आप समझने की कोशिश करिएगा, एक ऐसा ऐप है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया 2017 में और जो कि कैसा है, नागरिकों की सुविधाओं के लिए है।
मतलब वह कहीं ना कहीं एक ऐसे ऐप के रूप में इसकी अवधारणा रखी गई 2017 में कि ये नागरिक सुविधाओं को बढ़ा सके। नागरिक सुविधाओं को ये कैसे बढ़ाएगा? इस तरह से, क्योंकि इस ऐप पे सारी सरकारी सेवाएं जो भी केंद्र और राज्य की हैं, वह सारी सरकारी सेवाएं इस ऐप पर उपलब्ध होंगी और यह लोगों तक पहुंच इसकी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि यह ऐप वो लोग डाउनलोड करें और इजीली वह उस राज्य की और उस राज्य की, उस डिस्ट्रिक्ट की और इवन देन केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं को एक ही ऐप, एक ही जगह पाया जा सकता है। तो प्रमुख सरकारी सेवाओं केंद्रों को पहुंचने के लिए यह नागरिक सुविधा का एक तरह का ऐप है। इस ऐप की यही खूबी है। यह ऐप 2017 में आता है और इस ऐप में अगर आप देखें तो मैं सिंपल सी एक बात आपको दिखाऊं कि जैसे एजुकेशन पे है, हेल्थ पे इस ऐप में है, एग्रीकल्चर पे बात की गई है, यूटिलिटीज पे बात की गई है, पेंशन पे बात की गई है। मतलब आप ऐप है और जो भी आपको चाहिए, मान लीजिए आपने उमंग ऐप डाउनलोड कर लिया और उमंग ऐप डाउनलोड करके आपको सीबीएसई का कुछ देखना है तो आप सीबीएसई का देख सकते हैं। आपको एनसीईआरटी की बुक्स चाहिए, एनसीईआरटी पे आपको लेक्चर्स चाहिए, ई पाठशाला आपको मिल जाएगी। वहीं एआईसीटीई के बारे में, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के बारे में आपको कुछ जानना है तो वो मिल जाएगा। जितने स्कॉलरशिप पोर्टल हैं वो आपको वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। डिजिटल जो लाइब्रेरी है वो वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। तो ये एजुकेशन, और इस एजुकेशन में भी आप जाएंगे तो ये यूपी एजुकेशन, एमपी एजुकेशन, कर्नाटका एजुकेशन इस तरह से भी खुलेगा। हेल्थ सेक्शन में जाएंगे तो हॉस्पिटल बुकिंग्स, फार्मा, साइथाम, एनपीए, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, इस तरह से आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। एग्रीकल्चर की अगर आप वो उसमें जाएंगे ऐप में, जैसे एग्रीकल्चर का अलग होगा, हेल्थ का अलग होगा, एजुकेशन का अलग होगा। मैंने आपको इस ऐप को पढ़ाने के क्रम में मैंने आपसे बताया ही कि यह प्रमुख सरकारी सेवाओं का क्या है, एक जगह पे, एक स्थान पे प्रमुख सरकारी सेवाएं, चाहे वो केंद्र की हों चाहे राज्य की हों, पहुंचने के लिए आसान तरीका है। आप वहां तक जा सकते हैं, आप उस सारी इंफॉर्मेशन या उसके सारी अवेयरनेस को आप ले सकते हैं वहां पे बैठे बैठे घर पे। मतलब आप जहां पे हों तो कहीं ना कहीं ये भारत सरकार का ई गवर्नेंस प्लान है और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूँ, मैं नाम बोल देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये जो है, एक सेकंड आप लोग होल्ड करिएगा बस, एक सेकंड बस होल्ड करिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये ऐप बनाया गया। क्यों बनाया गया? ताकि गवर्नेंस की सुविधा लोगों तक क्या है पहुंचाई जा सके और इस गवर्नेंस की सुविधाओं में कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्था की गई कि ये सारी चीज़ें एक जगह उपलब्ध हों। जैसे मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का भी अदर सर्विसेज में आप जाएंगे तो पासपोर्ट है, आपको पासपोर्ट बनवाना है तो पासपोर्ट पे आप जाएंगे, आप क्लिक करेंगे, आप अपनी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन डालेंगे और आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वहीं पैन है, इनकम टैक्स है, वाहन है, सुखद यात्रा है, सीआईएसएफ है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, कोई आपको समस्या है, ग्रीवांसेस हैं, कंप्लेन है तो आप वहाँ पर रजिस्टर करा सकते हैं। वहीं पे एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है, जीवन प्रमाण है, नेशनल पेंशन सर्विसेज हैं, पेंशन और वेलफेयर सर्विसेज हैं। इस तरह की सारी सुविधाएं जो है वहाँ पर आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। ये है इस ऐप का। और केंद्र सरकार ने जो है इस ऐप का की यूटिलिटी को देखते हुए, यूटिलिटी का मतलब होता है कि इसकी आवश्यकता, पहले तो केंद्र सरकार ने लॉन्च किया तो इसकी आवश्यकता को समझा और जब लॉन्च किया तो लोगों को ये, चूंकि लोगों तक सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का ये कदम था, तो ऐसे कदम में केंद्र सरकार ने पाया कि लोगों का अप्रोच बहुत अच्छा है इस ऐप के प्रति, तो उसको देखते हुए इसके अंतर्राष्ट्रीय संस्करण को कल जो है पेश किया गया है। ऐप की ये तीसरी वर्षगांठ थी और उस मौके पर सूचना और प्रौद्योगिकी के जो संचार मंत्री साहब हैं, माननीय हमारे भारत के रविशंकर साहब, उनका एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित किया गया और इस दौरान इसके अंतर्राष्ट्रीय संस्करण को पेश करने की कोशिश की गई। तो मैंने इस ऐप के बारे में आपको जो है वो बताया कि ये ऐप है क्या, और इस ऐप का अगर आप लोग थोड़ा सा मैं आप लोगों को और बता दूं तो ये कहीं ना कहीं ये भारत सरकार का एक ऑल इन वन है। मतलब एक ही जगह पे आपको वो सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, चाहे वो सरकार की हो, और वो सरकार चाहे राज्य की हो, चाहे वो केंद्र की हो, स्टेट की हो, चाहे सेंटर की हो।
और सबसे बड़ी बात कि ये कैसा है, ये कहीं ना कहीं सिक्योर है। आप इसकी देखेंगे तो इसकी सिक्योरिटी है, आप क्या है, आपकी सिक्योरिटी है, मतलब आप अपना क्या है, आप अपना पासपोर्ट भी उस पर रख सकते हैं। उसमें डिजी लॉकर भी है, डिजी लॉकर में आप अपने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं और जब कभी वेरीफाई करना हो तो आप उस डॉक्यूमेंट्स को वहाँ से वेरीफाई करा सकते हैं। तो इस तरह का सिक्योरिटी का सिस्टम है। कैसा है, मल्टी प्लेटफॉर्म है, मल्टीलिंगुअल है, मतलब बहुभाषी है। तमाम चूंकि राज्यों की सेवाएं या सुविधाएं वहाँ पर की गई हैं, तो ऐसा नहीं है वहाँ पर कि एक ही भाषा में है। कन्नड़ भी है, हिंदी भी है, मलयालम भी है, तेलुगु भी है, डोगरी भी है, सिंधी भी है, मैथिली भी है। तो इस तरह से अनेक भाषाओं में ये है। मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप है, एक जगह पे ही आपको मल्टी सर्विस मिलेगा। आपको हेल्थ पे मिल जाएगा, आपको एजुकेशन पे मिल जाएगा, आपको जो है पेंशन पे मिल जाएगा, आपको हॉस्पिटल्स पे मिल जाएगा। मतलब आपको सारी वो जानकारियां मिलेंगी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं। जो केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों की महत्वपूर्ण सेवाएं हैं, उन सुविधाओं की पूरी जानकारी आपको एक जगह मिल जाएगी। तो ऐसे में इस ऐप की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, तो ये हमने इस पे चर्चा कर ली। अब हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि जैसे अगर उमंग एप्लीकेशन की उपयोगिता को देखें, तो उपयोगिता में अगर आपसे कोई पूछे तो नो डाउटली उपयोगिता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐप को देखें तो कहीं ना कहीं राज्यों और विभिन्न सरकारी संगठनों के 1200 से अधिक सेवाओं तक आप पहुंच 1 सेकंड में आप जा सकते हैं। आपने ऐप नहीं खोला, आप ऐप खोले, आपको महाराष्ट्र खोलना है, महाराष्ट्र खोले, आप महाराष्ट्र में जाए, पेंशन स्कीम में आप पेंशन स्कीम में जा सकते हैं, आप वहाँ के हेल्थ स्कीम में जा सकते हैं, वहाँ की एजुकेशन स्कीम में जा सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मतलब इतनी अधिक सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने का एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब ऑल इन वन है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपको कुछ भी करना हो, आपको पैन बनवाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। नौकरी तलाश कर रहे हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत, तो आप हर जगह आप अपने आप को पंजीकृत उमंग एप्लीकेशन के थ्रू करा सकते हैं। 2017 में उपलब्ध किया गया। अब चलते हैं थोड़ा सा, कल इसके अंतर्राष्ट्रीय वर्जन को लॉन्च किया हमारे माननीय जो है मिनिस्टर साहब ने, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो माननीय रविशंकर साहब हैं, उन्होंने इसकी उपयोगिता को देखते हुए उन्होंने इसका अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया। और इसका अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च करने के क्रम में उन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे चुनिंदा देशों में इसे लॉन्च किया गया, मतलब इसका किया जाएगा। तो उमंग का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन कल ये किया गया है। क्या इसका क्या है, तो इसमें उमंग का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्जन है वो कहीं ना कहीं जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं, जो वहाँ पर काम, मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ गए हैं, तो उनको वहाँ बैठे बैठे यहाँ की सारी जानकारियाँ, कौन सा फॉर्म आया, कौन सी चीज़ें आई, तो उनको ये बातें पता चल सकती हैं। जो हमारे एनआरआई भाई हैं जो बाहर रहते हैं, उनको भारत के बारे में, भारत की सुविधाओं के बारे में, भारत कैसे नागरिक सेंट्रिक अप्रोच रखता है, मतलब अपने नागरिकों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कैसे कार्य कर रहा है, यह अप्रवासी भारतीयों को बैठे बैठे वहीं पर जानकारी मिल जाएगी। तो अप्रवासी भारतीयों पे बात की गई। भारत से विदेश जाने वाले, जो भारत से विदेश जा रहे हैं, उन पर्यटकों को भारत सरकार की ये सेवाएं उपलब्ध जो है कराएगा। तो ये कहीं ना कहीं है। इस इवेंट के दौरान जो है 2000 सेवाओं और इसको 3 वर्ष की यात्रा पर एक मैंने आपको बताया, अभी तक ये 1200 सेवाएं थीं, अब धीरे धीरे इसमें सेवाएं बढ़ चुकी हैं और 2000 के आसपास सेवाएं हैं। तो कहीं ना कहीं ई बुक भी लॉन्च किया गया, इस पर हम लोगों ने बात की गई। और उपलब्ध सेवाओं का जो अधिकतम इस्तेमाल करने वाला केंद्र और राज्य के साझेदार विभागों के लिए उमंग पुरस्कार की भी शुरुआत की गई है। ये अपने आप में बहुत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है वो माई गवर्नमेंट मेरी सरकार के अंतर्गत ये ध्यान रखना चाहती है कि हम क्या करें, हम नागरिक सुविधा केंद्र बनाएं, हम ऐसा भारत बनाएं जो कि नागरिकों के प्रति क्या हो, नागरिकों के प्रति सेंट्रिक हो, नागरिकों के प्रति अकाउंटेबल हो। देखिए ये सारी योजनाएं क्या हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार का उत्तरदायित्व, सरकार की जवाबदेही क्या कर रही है, बढ़ा रही हैं। और लोगों को आसानी से, मतलब बिना किसी दिक्कत के वहाँ तक सुविधाओं की पहुँच कराने में जो उमंग का ऐप है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत सरकार ने कहीं ना कहीं इसको प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया कि जितने राज्य हैं जो या जो विभाग हैं जो अपनी जानकारियां बहुत अच्छे से साझा करेंगे, जो बड़ा इजीली अवेलेबल होंगे, तो उनके लिए भारत सरकार ने उमंग पुरस्कार किया। उन्होंने कहा कि उपलब्ध सेवाओं का जो अधिकतम इस्तेमाल करने वाला केंद्र और राज्य के साझेदार जो विभाग हैं, उनके लिए उमंग पुरस्कार की भी शुरुआत करने की बातचीत की गई है।
आप अगर देखें तो उमंग पर उपलब्ध जो हैं वो सेवाएं 2000 से कुछ अधिक हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि उमंग अपने आप में एक ऐसा ऐप है जिस ऐप जो है वो कैसा है, नागरिक सेंट्रिक है, जिसमें प्रमुख सरकार की जो सेवाएं हैं, जो राज्य सरकार की सेवाएं हैं, वो आसानी से लोगों तक पहुंचने का एक कार्य करती हैं। तो ये हो गया उमंग का ऐप के बारे में। मैंने सारी जानकारियां आपको क्या कर दी, उपलब्ध करा दी। इस उमंग ऐप की जानकारियां उपलब्ध कराने के क्रम में एक चीज़ छोटी सी मैं आपको और बता देता हूँ, एक चीज़ मैं छोटी सी और बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं भारत सरकार इस ऐप के द्वारा जो है वो भारतीय संस्कृति जो है, जो कहीं इंडियन जो कल्चर है, उसमें इंडियन कल्चर को लोगों तक पहुंचाना चाह रही है। इसके उमंग के इंटरनेशनल वर्जन के कारण, उमंग इंटरनेशनल वर्जन के कारण वह लोगों तक, मतलब जो कनाडा में लोग रह रहे हैं, जो अमेरिका में लोग रह रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में जो लोग रह रहे हैं, उन तक वो अपनी मौजूदा भारतीय संस्कृति संबंधी सेवाओं की मदद से, खासकर ये दुनिया और दुनिया में जो विदेशी पर्यटक आपके यहाँ आने वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं ये अहम जानकारी देना चाहती है कि हमारे यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं। और इससे कहीं ना कहीं जो भारतीय संस्कृति और विरासत के बारे में जो अगली पीढ़ी है उसके बारे में जानकारी देने के लिए यह इस तरह का एक वर्जन, इंटरनेशनल वर्जन है। कल ये बातें भारतीय जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मंत्री साहब थे, उन्होंने ये बातें करते हुए उमंग इंटरनेशनल वर्जन का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो ठीक है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय जो छात्र हैं, अप्रवासी हैं, भारतीय हैं, भारत से विदेश जाने वाले लोग हैं और जो पर्यटक आने वाले हैं, उन सभी की मदद करना है। लेकिन जो अप्रत्यक्ष रूप से ये है कि कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं जो इंडियन कल्चर है, जो भारतीय संस्कृति है, वह जो विदेशों में बसे हुए भारतीय हैं उनको भी अवगत कराना है। और जो पर्यटक कभी आना चाहते हैं वो भारत की नागरिक सुविधाओं के बारे में जान सकें। तो ये इसलिए भी उमंग का इंटरनेशनल वर्जन यहाँ पर लॉन्च किया गया। तो ये मिलाकर, ये कुल मिलाकर मैंने आपको उमंग के इंटरनेशनल वर्जन पे मैंने पूरी बात कर दी और ये चीज़ों को मैंने आपके सामने रख दिया। ये हो गई उमंग के बारे में जानकारियाँ। किसी को कोई समस्या हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, नीचे जाके लिख सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, तो मैं उन चीज़ों को ले लूँगा और बताऊँगा। एक सबसे बड़ी बात जो उमंग में है, इस ऐप में बातचीत की जा रही है, वो इस ऐप में बातचीत की जा रही है कि कहीं ना कहीं इस ऐप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ के कारण इस ऐप को हम लोग थोड़ा सा और मल्टी डायमेंशनल बनाएंगे। कल ये बात उन्होंने, जो हमारे मंत्री साहब हैं, उन्होंने की। अब चलते हैं थोड़ा सा इन सब बातों से आगे बढ़ते हुए जो अपना नया टॉपिक है उस नए टॉपिक को लेते हैं। और नए टॉपिक में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने लायक। अगर हम लोग नए टॉपिक को लें तो नया टॉपिक का अगर मैं खाली आपके लिए न्यूज़ में क्या है मामला तो ये मैं बताऊं तो कहीं न कहीं बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो है वो कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र जो है वो तूफानी चक्रवाती तूफान में बदल गया है। और ये अनुमान है कि 25 या 26 नवंबर के आसपास तमिलनाडु का जो मामल्लपुरम क्षेत्र है, जो पुडुचेरी क्षेत्र है, जो कराईकल का क्षेत्र है, उस पे ये जो है, ये जो लो डिप्रेशन का जो क्षेत्र है वो साइक्लोन के रूप में टकराएगा। और इस तूफान का जो नाम है वो निवार दिया गया है। और ये माना जा रहा है कि ये तूफान जो है वो उसकी गति ठीक ठाक रहेगी और कम से कम जो है वो इन क्षेत्रों में एक भारी तबाही मचाने की क्षमता रखता है। तो कहीं ना कहीं बंगाल और ये जो क्षेत्र है, जो आंध्रा का क्षेत्र है, जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, तमिलनाडु में खासकर हिट करेगा। और जो एरिया इन लोगों ने डिडक्ट किए, मतलब निकाला है कि कहाँ पर हिट करने की कोशिश है, वो मामल्लपुरम की जगह है, पुडुचेरी की जगह है, कराईकल की जगह है और कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा आंध्र प्रदेश की जगह है जहाँ पर ये हिट करने की संभावना है। अब देखिए, अगर हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करें, इस न्यूज़ पे पढ़ने की हम लोग समझने की कोशिश करें तो इस न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो हम लोग देखिए, अगर मेंस टॉपिक से पढ़ने की कोशिश करें तो हम लोग पढ़ें कि व्हाट इज साइक्लोन, क्या है साइक्लोन, साइक्लोन होता क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते कैसे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है, अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते कैसे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे आते हैं, फिर उस वर्ल्ड में आने के बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होती है, मैन मेड कैसे साइक्लोन्स होते हैं और नेचर मेड साइक्लोन कैसे होते हैं, ये सब पढ़ने के हमारे टॉपिक हैं। लेकिन चूंकि मैं मतलब जो क्लास ले रहा हूँ उसमें इन चीज़ों पे मैं कहीं और बार, एक आध बार और चर्चा कर लूँगा। लेकिन आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो ये है कि जो इसको नाम दिया गया निवार का नाम दिया गया है। ये निवार, ये नाम जो है ये पढ़ता कैसे है। देखिए, यहाँ पढ़ने का दो ही कॉन्सेप्ट है। इस पे यूपीएससी ने पूछ चुका है। अगर आप 2013 का
आईएएस मेंस देखेंगे तो उस पर यूपीएससी ने पूछा है कि जो नामकरण करने की प्रणाली है उसके बारे में आप बताइए कि कैसे वो नामकरण होता है। तो निवार का नाम ऐसे पड़ा, तो एक चीज़ ये है। दूसरा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन होता कैसे है, बनता कैसे है, वर्ल्ड में आता कहाँ कहाँ पे है, क्या सारी जगह पे आता है, तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। यहाँ पर हमको पीटी और मेंस भी कवर होता है, यहाँ पर पीटी और मेंस भी। तो इस टॉपिक को मैं जल्दी ही जो है फिर से चीज़ें आएंगी तो मैं लूँगा। आज हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि निवार ये नाम जो है, जो ये नाम आप देखने को आपको मिल रहा है, तो ये नाम पड़ा कैसे, इन चीज़ों पे हम लोग चलेंगे कि नाम ये चीज़ें कैसे डिराइव होती हैं, नाम ये डिराइव कैसे होती हैं। तो नाम के डिराइव पे अगर हम लोग चलें तो थोड़ा सा नाम के डिराइव को करने की कोशिश में हम लोग चलते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, अगर हम लोग चलते हैं नाम को डिराइव करने की कोशिश पे देखते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विश्व का जो मौसम विज्ञान संगठन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो है वो नामों का दिशा निर्देश जो है वो जारी करता है। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि होता क्या है। जो साइक्लोन है, उस साइक्लोन को हम लोग लेते हैं, तो साइक्लोन में जो नाम होता है, पहले तो हम लोग को पढ़ना है कि कैसे ये बनता है, नाम कैसे आते हैं, और दूसरा इस नाम क्यों दिया जाता है, इसका क्या उपयोगिता है, इस पर हम लोग देख लेते हैं। तो 1953 में अगर आप देखें, 1953 में देखें, तो जो मियामी नेशनल हरिकेन सेंटर है उसने, और वो जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थान है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थान है, तो उस संयुक्त राष्ट्र संगठन में जो है, चाचा क्लास ले रहा हूं, तो 1953 में जो मियामी नेशनल हरिकेन सेंटर है वो और मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्थान है, उन्होंने ये पहली बार प्रयास किया कि वो जो है नामों को करें, वो नाम को कहीं ना कहीं स्थापित करें। पहले मैं आप लोगों से ये बात कर लेना चाहता हूं कि क्यों नामकरण जरूरी है, वाई द साइक्लोन हैव, कहीं ना कहीं उनका नाम क्यों हम रखते हैं। इसलिए नाम रखते हैं क्योंकि देखिए, हर साइक्लोन डिफरेंट होता है। हर साइक्लोन ऐसा है, बनने की क्रियाविधि एक होगी, लेकिन उनकी स्पीड जो है, स्पीड अंतर होगी, उनके डिप्रेशन में बहुत अंतर होगा, उनके जान माल करने की क्षति में बहुत अंतर होगा। तो कम से कम हम डिफ्रेंशिएट करके रख सकते हैं कि ये इस एरिया में आया था, इस एरिया में आने के कारण इसका नाम ये है, इसने जान माल की क्षति इतनी की थी, तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचान करने में मदद करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि हम फुली अवेयर करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, फुली अवेयर करने के क्रम में, जैसे हम नाम ले सकते हैं कि पिछली बार जो साइक्लोन आया था, जैसे अभी निवार आया, ठीक है, इसके पहले साइक्लोन आया था, गति आया था, या अम्फान आया था, या निसार्गा आया था, तो या गाजा आया था। तो हम नाम ले सकते हैं कि देखो, ये जो साइक्लोन निवार है, इसकी जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं पिछले वर्ष या इसके पहले जो आया था साइक्लोन, उसकी तरह है। तो हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, इसलिए नाम जो है रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं जागरूक होने में मदद करता है, इसलिए रखा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जो इंटरनेशनल और नेशनल मीडियाज हैं, उनके दिमाग में या उनको ये नाम फोकस किया जाता है ताकि वो लोगों तक इसको पहुंचाएं। तो अंतर्राष्ट्रीय, आप अगर बिना नाम नहीं होगी, नाम क्या है, तो नाम अपने आप में एक पहचान है, और किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आइडेंटिफाई नहीं होगा तो आप किस नाम से उसको पुकारेंगे या क्या कहेंगे। तो इसलिए नाम बहुत ज़रूरी है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसको आप जो है, नेशनल मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया में आप साइक्लोन बोल के चर्चा बहुत नहीं कर सकते हैं, टाइफून बोल के चर्चा बहुत नहीं कर सकते हैं, हरिकेन बोल के बहुत चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो आपको उस चर्चा करने के लिए आपको एक इंडिविजुअलिटी नाम की ज़रूरत होगी, इसलिए आप चीज़ों को करते हैं। लोग भ्रमित ना हो कि अरे अभी एक चक्रवात आया था, फिर ये चक्रवात है, फिर चक्रवात है, तो क्या ये देश पूरा चक्रवातों का है क्या? नहीं। तो ऐसा न हो, तो चक्रवात के नाम होते हैं, तो आप ये आइडेंटिफाई करने में तो जनता भ्रमित नहीं होती है, तो ये एक बड़ा कारण है। और कहीं ना कहीं उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है का नाम है, वो लाखों लोगों के द्वारा अच्छी तरह याद किया जाता है, और जिसके द्वारा लंबे समय तक उनको ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं अगर मेन मेड साइक्लोन्स हैं, मैन मेड हैं, तो हमको अपने क्रियाकलापों या गतिविधियों में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, और वार्निंग्स ताकि लोगों तक पहुंचे, चेतावनियां बहुत व्यापक हों, इसलिए भी नाम रखा जाता है। तो नामकरण करने का उद्देश्य क्या है, ये मैंने बात की। अब इन बातों के आगे मैं बढ़ता हूं, और अगर मैं आगे बढ़ता हूं इन बातों को
आगे मैं बढ़ रहा हूं, तो अब हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि ठीक है, ये तो हो गया साइक्लोन का नामकरण करने का उद्देश्य। चलिए, नामकरण होता कैसे है। तो नामकरण होने के क्रम में अगर हम लोग चलें, तो नामकरण जो होता है वहाँ पर हम लोग चलते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि पहली बार जो नामकरण करने की प्रथा रखी गई 1953 में, वो कहीं न कहीं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रथा को शुरू किया। और ये प्रथा जो है वो हर जगह तो अपनाई गई, लेकिन कहीं न कहीं उत्तरी हिंद महासागर में इस प्रथा को नहीं अपनाया गया, नॉर्दर्न इंडियन ओशन में नहीं अपनाया गया। नॉर्दर्न इंडियन ओशन में ये प्रथा की फिर शुरुआत जो है लगभग 2000 के आसपास जो है वो वापस होती है 1953 में। इस प्रथा की जो शुरुआत है वो 2000 में फिर से होती है, और इसके क्रम में, होने के क्रम में कहीं न कहीं जातीय विविधता जो है, कहीं न कहीं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2000 में WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और उसके साथ जो संस्थान है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, मैं आपके लिए नाम लिख देता हूँ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, प्लस जो है इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ये दोनों चीज़ें मिलकर 2000 में इस बात की शुरुआत करती हैं कि हम जो है वो कहीं ना कहीं इंडियन ओशन पे भी जो है वो नामकरण करें, उत्तरी महासागर में भी नाम करें। नहीं, अब तक करने के पीछे जो कारण था वो ये कारण था कि कहीं ना कहीं अगर आप इंडियन ओशन को देखने का प्रयास करें जो है, तो इस तरफ जो है या इस तरफ देखें तो तमाम तरह के जो है वो एथनिक डाइवर्सिटी के लोग बैठे हैं, जातीय विविधता है, नृजातीय विविधता है। तो इन विविधता के कारण ऐसा है कि कोई नाम रखा जाए तो वो कहीं विवादास्पद न हो जाए, तो उस विवादों से बचने के लिए यहाँ नामकरण करने की पद्धतियाँ नहीं थी। लेकिन फिर बाद में इन पद्धतियों को अपनाया गया। पहले वहाँ पर क्या है कि कहीं ना कहीं ऐसा माना गया कि जो इंडियन ओशन के इर्द गिर्द के जो देश हैं, कोई नाम रखा जाए, जैसे अग्नि नाम रख दिया गया, तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं अन्य देशों की ना खराब ना हो, पाकिस्तान को न लगे, ओमान को न लगे, यूएई को न लगे, अरब को न लगे, सऊदी अरब को न लगे, कि ऐसा न लगे कि ये अपनी सांस्कृतिक विरासत हम पर थोप रहे हैं। तो ऐसे में बचना था। इन बचने के कारण कहीं न कहीं जो है यहाँ नाम नहीं रखा जाता था, और ये क्षेत्र जो है वो काफ़ी सावधान और निष्पक्ष रहने की जरूरत थी ताकि लोगों की भावनाओं को हम यहाँ ठेस न पहुँचाएं। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि 2000 के आसपास जो है इन क्षेत्रों में नाम रखने की शुरुआत की गई। 2000 में शुरुआत की गई, 2004 आते आते जो ये आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए सालों से मतलब आपको नहीं है कि किस साल में क्या, ये सब नहीं मतलब है, आपको एक मोटा मोटा याद होना चाहिए कि WMO ने कहीं न कहीं यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशियो कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक के साथ मिलकर 2000 में इस बात का प्रयास करना शुरू किया, और धीरे धीरे फिर 2004 तक पहले जो है वो एक देशों का क्या कर दिया गया, समूह बनाया गया, और उन देशों के समूह को बनाकर उनसे क्या किया गया, उनसे नाम लिया गया। तो पहले जो देशों का समूह था उसमें भारत था, उसमें पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, मालदीव था, म्यांमार था, ओमान और श्रीलंका, इन देशों को उसमें भागीदार बनाया गया। एक सेकंड होल्ड करिएगा आप लोग। इन देशों को उसमें वहां पर भागीदार बनाया गया, भारत को बनाया गया, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, मालदीव को, म्यांमार को, ओमान को, श्रीलंका को और थाईलैंड, इतने देशों को भागीदार पहले बनाया गया। और फिर क्या किया गया, इन देशों को बनाने के बाद 2018 में फिर इनको एक्सटेंड किया गया, और फिर नए देशों की एक सूची और जोड़ी गई, जिसमें ईरान है, जिसमें कतर है, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें यूएई है और जिसमें यमन है। इन देशों को फिर से जोड़ा गया। तो टोटल जहां पहले 8 थे, अब उनकी संख्या 9, 10, 11, 12, 13 हो गई। अब ये जो 13 देश हो गए, इन ये 13 देश अगर आप देखेंगे, इनके पोजिशनिंग को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश को देखेंगे, मालदीव को देखेंगे, म्यांमार को देखेंगे, ओमान को देखेंगे, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, यूएई, यमन, तो ये सारे देश कहीं न कहीं बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के आसपास के हैं और अरेबियन सी के आसपास के हैं, और ये इंडियन ओशन का हिस्सा है। तो इंडियन ओशन के इस हिस्से को अब यहाँ पर उपजे हुए जो साइक्लोन्स हैं, जो उपजा हुआ साइक्लोन्स है, इन उपजे हुए साइक्लोन में इन 13 देशों से क्या किया गया, इन 13 देशों से मांगा गया नाम। तो 13 देश से 13 नाम मांगे गए।
पहले ये 8 देश थे और 8 देशों से 8 नाम मांगा गया था, तो 64 हुआ था। लेकिन 2018 में बदला गया और 13 देशों से 13 नाम मांगे गए। तो टोटल इन जो देशों से नाम मांगा गया वो सभी ने 169 नाम टोटल दिया। तो उन 169 नामों का क्या की गई, लिस्टिंग की गई। जैसे बांग्लादेश है तो हेलेन है, चापिया, ओक्छी, फानी, इस तरह से नाम की लिस्टिंग कर दी गई। अब इन्हीं में जैसे बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका, तो ये लिस्टिंग बड़ी हो गई और ये लिस्टिंग में कहीं न कहीं ईरान जुड़ गया, कहीं न कहीं कतर जुड़ गया, कहीं न कहीं सऊदी अरब जुड़ गया, कहीं न कहीं यूएई जुड़ गया और यमन जुड़ गया। इस तरह से इनके भी नाम जुड़े और इन्होंने अभी जो नाम दे रखा है, ये नाम जो है वो 13 नाम एक साथ दिए। सभी लोगों ने 13 नाम दे दिए, तो 169 नेम्स जो हैं वो आ गए जो है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के पास। अब वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अल्फाबेटिकली इन नामों को रखता है और क्रम से आने वाले तूफानों पर वह नाम दिया जाता है। और इस बार जो नाम दिया गया उसका नाम है निवार, और जो निवार है वो जिस देश का नाम है वो देश है ईरान। ईरान से ये नाम जो है वो लिया गया। बे ऑफ बंगाल में ये डिप्रेशन बन रहा है। इस डिप्रेशन में बनने में जो नाम दिया गया इस साइक्लोन को, दैट इज कॉल्ड एज एन निवार। और ये कहाँ से आया, ये नाम कहाँ से आया, तो ईरान के द्वारा दिया गया है। ईरान के द्वारा दिया गया है। मैंने आपको आपकी ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि कैसे है। देखिए उसमें भी प्रोसेस में जो पास साइक्लोन है जो बीत चुके हैं, जैसे हेलेना बीत चुका है, ओखी बीत चुका है, तो इनका नाम इस तरह से जब उनकी लिस्टिंग आप देखेंगे, जो लोग काले में हैं वो फ्यूचर साइक्लोन्स, मतलब जो आएंगे तो यहाँ से नाम आएगा। जैसे इंडिया ने नाम दिया है लहर, मेघ, सागर, वायु, तो ये सब नाम यूज किए जा चुके हैं। लहर को किया जा चुका है, मेघ को किया जा चुका है, सागर को किया जा चुका है, तो ये नाम यूज किए हैं। जो ब्लैक में है वो ब्लैक नाम फ्यूचर साइक्लोन्स पे दे सकते हैं। तो इस तरह से ईरान ने जो नाम दिया था वो नाम था जो है, इसके लिए जो नाम यूज किया गया वो नाम था निवार। और मैं अब आपको थोड़ी सी जानकारियां और साझा कर देता हूं। अगर आप देखें, अगर आप थोड़ा सा देखने का प्रयास करें, यहाँ पर इन चीज़ों में देखने का अगर आप प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो साइक्लोन निवार है वो नॉर्दर्न इंडियन ओशन में आ रहा है। एक सेकंड बस होल्ड करिएगा आप लोग। ये जो नाम है इसमें अगर देखा जाए तो जो इंडियन ओशन में है, ये जो इंडियन ओशन में ये जो नाम है, ये सारे नाम हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो कम से कम इसी साल ये कम से कम जो है चौथा है, चौथा जो है इसी साल में ये आ रहा है इंडियन ओशन में। निवार चल रहा है, 25 तारीख तक हिट करने की संभावना है, 25 की शाम या 26 तक हिट करने की संभावना है। गति जो है वो सोमालिया के पास आया था, सोमालिया देश के पास गति नामक आया था, तो ये गति आ गया था, इसको भी साइक्लोन का नाम दिया गया था और ये जो है गति आया था। वहीं पे ईस्टर्न इंडिया की तरफ अगर हम चलते हैं तो वहां पर अम्फान आया था, अम्फान आया था। तो देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है ये नाम इंपॉर्टेंट हो, गति, अम्फान, तो अम्फान है। और वहीं अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र वाले बेल्ट में तो एक साइक्लोन हिट किया था, निसार्गा, निसार्गा नाम का साइक्लोन हिट किया था। और अब जो साइक्लोन हिट करने वाला है तमिलनाडु के बेल्ट पे, पुडुचेरी और जो ये इन इलाकों में जो करने वाला साइक्लोन हिट करने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज ए निवार। तो ये निवार होगा और निवार जो नाम है वो ईरान से लिया गया है। आप अगर देखेंगे तो कम से कम 2 सालों में आने वाले जो पिछले बीते दो साल हैं, 2018 से 2020 में, देखिए मैं क्यों ये डाटा दे रहा हूं आपको डाटा ये मैं लगातार इसलिए दे रहा हूं क्योंकि साइक्लोन की संख्या बारंबारता, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन लगातार बढ़ रही है। और अभी जब मैं कभी साइक्लोन के कॉन्सेप्ट्स पे चर्चा करूंगा कि व्हाट इज साइक्लोन, हाउ डज इट डेवलप, तो आप ये पाएंगे कि इंडिया जो है मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है साइक्लोन के लिए। और लगातार आप देखिए कि गति आ रहा है, निसार्गा आ रहा है, अम्फान आया, निवार आ रहा है। और 2018 से आप देखने की कोशिश करेंगे तो 2020 तक आते आते कहीं ना कहीं जो है पहले साइक्लोन गाजा आया था, गाजा आ चुका है। गाजा जो है वो कहीं ना कहीं जो साइक्लोन गाजा है वो आ चुका है। थाईलैंड ने नाम प्रपोज किया था गाजा का, और ये गाजा एक साइक्लोन आ चुका है जो कि हिट किया।
अब 2018 में साइक्लोन गाजा आ चुका है और फिर साइक्लोन निवार आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 2 साल में ही लगातार साइक्लोन्स आने की जो प्रवृत्तियां देखने को मिल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं देखिए साइक्लोन का मतलब है कि कहीं ना कहीं जान माल की क्षति होगी। ये अपने आप में एक डिजास्टर है, और ये डिजास्टर अगर है, ये आपदा है, तो आपदा उसको कहते हैं जहां पे लंबे जान माल की क्षति हो और जिससे कहीं ना कहीं आर्थिक सामाजिक गतिविधियां क्या हो, रुक जाएं। जहां पर ये हिट करेगा, जितने दिन हिट करेगा, तो उतने दिन में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां रुकेंगी, तो उससे क्या होता है, देश का विकास प्रभावित होता है। और कहीं ना कहीं जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो इस तरह से बढ़ती जा रही हैं कि बे ऑफ बंगाल में भी अगर साइक्लोन आएगा तो हिट करता है, और कहीं ना कहीं अगर अरेबियन सागर में आ रहा है तो उसकी हिटिंग रेट, हालांकि बे ऑफ बंगाल की ज़्यादा है, अरेबियन की कम है, लेकिन वो भी हिट कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं कहीं ना कहीं, जब हम लोग कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे तो मैन मेड और नेचर मेड जो है साइक्लोन्स को देखेंगे। और वैसे भी ये नवंबर का लास्ट सेशन है, अगर साइक्लोन आप लोग ढंग से कभी पढ़ेंगे तो साइक्लोन के आने की संभावनाएं धीरे धीरे न्यूनतम होती हैं नवंबर तक, लेकिन चूंकि नवंबर में आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ये मैन मेड साइक्लोन्स हैं। तो इन चीज़ों पे भी हम लोग कभी चर्चा करेंगे आने वाली क्लासेस में, जब आप लोगों से मैं डायरेक्टली मुखातिब होऊंगा तो मैं इन चर्चा इस पे जरूर करूंगा। अब चलते हैं, एक नई और न्यूज़ ले लेते हैं, जो हम लोग की एक और खबर है जिसपे थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज़ और मेरा ये जो तरीका है पढ़ाने का, ये आप लोगों तक पहुंच रहा है, और किन्हीं कारणोंवश मैं चीज़ों को डायरेक्टली नहीं ले पा रहा हूं, तो मैं चीज़ों को आपके पास पहुंचा रहा हूं। आप इन चीज़ों को देखिएगा ज़रूर। जहां पे समस्या हो, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ रही हो, साइक्लोन के नामकरण पे मैंने बताया, और हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। चलते हैं सीमांत राजमार्ग परियोजना के बारे में। कल एक खबर आ रही है, कल की खबर थी ये कि जो है फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट जो है वो भारत सरकार के द्वारा जो है वो क्या हो रहा है, उसको शुरू किया जा रहा है, उस पर जोर दिया जा रहा है। इस खबर में ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो भारत और चीन के बीच में जो सैन्य गतिरोध लगातार बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, चाहे वह लद्दाख के क्षेत्र में हो, चाहे चाइना के क्षेत्र में हो, चाहे वो जो है लद्दाख चाइना, और चाहे वो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में हो, तो इस बढ़ते हुए गतिरोध को देखते हुए भारत सरकार ने अपने जो सीमांत एरियाज हैं, जो फ्रंटियर एरियाज हैं, जो ये क्षेत्र हैं जो कि बाउंड्रीज क्या हैं, जहां से लगता है, यहाँ चाइना है, यहाँ ये है, तो जो ट्रांजिशनल जोन्स हैं चाइना और इंडिया के बीच में, उन जोनों पे कहीं ना कहीं भारत सरकार क्या चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है। और वो डेवलपमेंट कैसा चाह रही है, राजमार्ग का चाह रही है, हाईवे का चाह रही है। और इस डेवलपमेंट के पीछे भारतीय सोच एकदम क्लियर है कि वो ऐसा जानती है कि कहीं ना कहीं जो चीनी सेनाएं हैं उनके तरफ से लगातार गतिरोध बढ़ रहा है, तो ऐसे गतिरोध में उनका सामना करने के लिए हमको क्या है, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना पड़ेगा कि जब कभी उनको हमको ज़रूरत हो तो हम वहाँ पर तुरंत क्या हो जाएं, उपलब्ध हो जाएं। तो ऐसे में अरुणाचल प्रदेश के सीमांत पर कहीं न कहीं जो है वह सैन्य बलों के द्वारा तीव्र आवाजाही की सुगमता बनाने के लिए भारत तिब्बत सीमा या भूटान सीमा से लगे हुए फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट पर जोर दिया जा रहा है। ये कल की खबर है। अगर इस खबर को हम लोग देखते हैं तो जो ये खबर है, इस खबर को हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर ये आपको दिख रहा है तो ये भूटान का क्षेत्र है, ये अरुणाचल का है, और यहाँ पर असम का क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं ये ट्राई जंक्शन के रूप में ये शुरुआत हो रही है, और इस ट्राई जंक्शन से यहाँ से शुरू हो रहा है, और अपर लेवल पे जो भी चाइना के बॉर्डर एरियाज हैं उनमें ये डेवलपमेंट करेगा, किसका, नेशनल हाईवे मार्ग का करेगा, जिससे क्या होगा कि बहुत तेजी से हम क्या होंगे, सैन्य गतिविधियां जब हमें आवश्यकता होंगी तो हम यहाँ पर पहुंचा सकते हैं, ताकि हम जो है चाइना की गतिविधियों को क्या करें, हम उसको काउंटर कर सकें। तो ये एक हाईवे प्रोजेक्ट है, फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट इसको नाम दिया गया है, और भारत सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि हम फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट्स को लेकर आगे बढ़ें और चीज़ों को हम लोग क्या करें, इस पर काम करें। अगर आप देखना चाहते हैं तो अरुणाचल प्रदेश की तलहटी में कहीं न कहीं ये असम, भैरवकुंड, असम और भूटान की ट्राई जंक्शन से ये शुरुआत हो रही है, और ये जो शुरुआत हो रही है वो कहीं न कहीं पूर्व पश्चिम जो औद्योगिक गलियारा राजमार्ग से होकर गुजरेगा, पूर्वी सियांग जिले में रुकसिन तक ये जाएगा। यहाँ से शुरू होकर रुकसिन तक ये क्या है, रुकसिन तक होकर यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे इन चीज़ों में जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, ये पूरी क्लासेस जो हम लोग ले रहे हैं, ये क्लास जो है वो कहीं ना कहीं जो है
राजमार्ग पे हम लोग जो है चीज़ों पे देखेंगे। एक चीज़ है यहाँ पर जो थोड़ा सा इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम है कि जब आप ये फ्रंटियर बनाएंगे, ये सड़क बनाएंगे, तो यहाँ पर दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य है, दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य है, और ये जो दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य है ये इससे होकर गुजरेगा। तो नो डाउटली आपको यहाँ पर भी अगर रोड बनाएंगे तो आपको विस्थापन देखने को मिलेगा, क्योंकि जहाँ रोड बना तो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू हो जाएगा, और अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू हुआ तो वहाँ पे मैं क्या होगा, कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि ह्यूमन या मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा कि पशु और मानव में क्या होगा, एक संघर्ष शुरू होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी जो इन्वायरमेंट के लोग हैं या जो इकोलॉजी के लोग हैं उनकी तरफ से क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है इस पे ऊपर। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को समझना होगा, और ये चीज़ें जैसे जैसे समय बीतेगा हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग इन चीज़ों के साथ आगे बढ़ते हैं। दिबांग पे आपको थोड़ा सा जानकारी रखनी होगी कि दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य से ये होकर गुजरेगा, जिससे कहीं ना कहीं पर्यावरणीय मुद्दा और कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल मुद्दा जो है वो उठेगा, और कहीं ना कहीं पर्यावरणीय और इकोलॉजिकल मुद्दा उठने के साथ साथ जो है खाली पर्यावरणीय और इकोलॉजिकल ही मुद्दा नहीं उठेगा, वहां पर कहीं ना कहीं जो है वो कॉन्फ्लिक्ट, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है, मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उठेगा। तो ये चीजें हैं यहाँ पर हैं। अब जरा हम इसके इंपॉर्टेंस को देखने की कोशिश करते हैं। ये देख लीजिएगा, त्वांग, ईस्ट कामेंग, अपर सबनसरी, वेस्ट सियांग, ऊपर सियांग, दिबांग वैली से होते हुए ये यहाँ तक आएगा। तो ये पूरा एरिया वो कवर कर रहा है। अब जरा अरुणाचल फ्रंटियर का सर्वे कंप्लीटेड है, वर्क टू स्टार्टेड सून है, कंप्लीट कर लिया गया है, काम करने की जरूरत है। और जहां तक भारत सरकार की जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत तेजी से काम इस क्षेत्र में कर सकती है। तो ये चीजें हैं, क्या है आखिर, क्या आवश्यकता है इतने बड़े प्रोजेक्ट को चलाने की, बॉर्डर रोड फ्रंटियर को चलाने की, फ्रंटियर रोड ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल प्रदेश में बनाने की क्या आवश्यकता है। तो जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो तो खाली एक आवश्यकता है, वो है चाइना। जो बड़ी आवश्यकता है, चाइना को कहीं ना कहीं हमको क्या करना है, चाइना को काउंटर करना है। और चाइना को काउंटर करके हम चाइना को क्या करना चाहते हैं कि चाइना के प्रति हम अपनी कोई भी तैयारी ढीली नहीं रखना चाहते, क्योंकि जो हमारा युद्ध हुआ है चाइना से 62 का जो युद्ध हम लड़े हैं उसमें कहीं ना कहीं हम चीज़ों में पिछड़े या हमारी कमतर व्यवस्था रही। क्योंकि हमने हमेशा चाइना को हिंदी चीनी भाई भाई, हमने क्या देखा, हमने उनको भाई के तौर पे देखा, हमने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व देखा, हमें ये लगा कि बुद्ध का देश, तो बुद्ध पैदा यहाँ होते हैं, ज्ञान वहाँ देते हैं, तो ये वो ज्ञानी क्षेत्र लोगों का क्षेत्र है। तो हम कभी ये समझ नहीं पाए कि वो ऐसा विश्वासघात करेंगे, और चाइना इस विश्वासघात में बहुत आगे है। अगर आप चाइना को देखें, चाहे हांगकांग में देख लीजिए, चाहे आप ताइवान में देख लीजिए, चाहे वियतनाम में देख लीजिए, चाहे लाओस में देख लीजिए, चाहे कंबोडिया में देख लीजिए, चाहे साउथ चाइना सी में देख लीजिए, चाहे ईस्ट चाइना सी में, आप जहाँ पे भी देखेंगे चाइना कहीं ना कहीं विवादित जो है वो विवादित देश भी है और विवादित चीज़ों को उठाता भी है। तो चाइना कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता देता है। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं। तो इन घटनाओं को काउंटर करने के लिए चूंकि है क्या कि चाइना ने अपनी जो बॉर्डर एरियाज हैं उस पर उसने सड़क बना रखी है, उसने हाईवे बना रखा है, वहां पर उसने हेलीकॉप्टर पैड बना रखे हैं, एरोप्लेन का रनवे बना रखा है। तो इस तरह की सारी सुविधाएं वो कर रहा है, और जब हम कर रहे हैं तो वो उस पे जो है क्वेश्चन मार्क उठाता है, वो हिमालयी इकोसिस्टम पे बात करने लगता है। तो जब खुद किया तब कोई दिक्कत नहीं थी, जब हम कर रहे हैं तो उसको दिक्कत है। तो इन दिक्कतों से हमें आगे बढ़ना होगा और अपने काम को जरूर करना होगा। क्योंकि हम चाइना की एक्टिविटी को वहां पर काउंटर करना चाहते हैं। चीन द्वारा जो अपनी सीमा में जो सड़क निर्माण किया गया, जो रेल निर्माण किया गया है, तो कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा को खतरा पहुंचाता है। ऐसे में भारत अपनी सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए इस तरह का अरुणाचल फ्रंटियर जो हाईवे है वो बना रहा है। तो आप एक बात ये कर सकते हैं कि आवश्यकता क्या है। तो जो कल के अखबारों या जो आज एनालिसिस अखबारों का है वो ये है कि कहीं ना कहीं भारत के पास इतना तो अधिकार ही है कि वो अपने सुरक्षा के लिए कदम उठाए, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे है वो सुरक्षा में उठाया हुआ कदम है। तो ये एक अपने आप में बात हो सकती है। दूसरी बात अगर आप देखें तो आप एक चीज देख सकते हैं कि कहीं पे भी जो भी रिलेटिव एरियाज हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, चाहे वो ये हो चाहे ये हो, चाहे आप कहीं का भी, तो भारत सरकार लगातार अब क्या कर रही है कि जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं उन बॉर्डर एरियाज को वो क्या करना चाहती है, वो रोड, रेल और क्या इसका नाम है, कहीं ना कहीं एरोप्लेन से जोड़ना चाहती है ताकि हम त्वरित गति से पहुंच लें। तो उस संदर्भ में भी हम काम कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं जो चीनी घुसपैठ है उस पर हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं देखिए, देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक्सप्लोर करने की। एक्सप्लोर का मतलब होता है हमको आवश्यक संसाधनों का इस्तेमाल करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ाने की। और जो ये एरियाज़ हैं जिसमें कि कहीं ना कहीं तावांग है, ईस्ट कामेंग है, परसबनसिरी है, ये जो एरियाज़ हैं ये अब तक दुर्गम क्षेत्र है। ये दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो लोगों की पहुंच आसान नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है। एक सेकंड बस होल्ड करिएगा। एक सेकंड होल्ड करिएगा, आप सभी लोग होल्ड करिएगा बस। कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो ऐसे में एक्सेसिबिलिटी नहीं होने के कारण जो है भारत सरकार चाहती है कि इस एक्सेसिबिलिटी को भारत सरकार बढ़ाना चाहती है, भारत सरकार इस पर काम करना चाहती है। तो इस दुर्गम क्षेत्रों को भारत सरकार एक्सप्लोर करना चाह रही है। और कहीं ना कहीं अगर इन क्षेत्रों में, सॉरी एक सेकंड बस होल्ड करिएगा, पेन लग रहा है गड़बड़ हो गई है। आप सभी लोग होल्ड करिएगा। तो इन दुर्गम क्षेत्रों में भारत सरकार चाहती है कि कहीं ना कहीं अगर रोड बन जाएगा तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कहीं ना कहीं भारत की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है या जो पूर्वोत्तर के क्षेत्रों का विकास करना चाहती है भारत सरकार, वो संभव हो सकेगा। तो इस तरह की संभावनाएं हैं, इसीलिए आवश्यकता है अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे की। तो ये हो गई पूरी कहानी। आज के लिए इतना ही। और मैं आप सभी लोगों का, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग भी लगातार मुझे सुन रहे हैं, उन लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। धन्यवाद आप सभी लोगों का, मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद, लगातार बने रहने के लिए धन्यवाद। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही हो वो आप मुझे बता सकते हैं। आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है मुकुल देव, मेरा टेलीग्राम चैनल है मुकुल देव UPSC/UPPSC मेरा टेलीग्राम चैनल है। जिन लोगों से भी मैं आशा कर रहा हूं, जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, वो प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं और कम से कम 2 साल की तैयारी का एडमिशन ले सकते हैं। मेरा कोड है मुकुल देव, मेरा कोड है। आप इस कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे बता भी सकते हैं। मेरे नीचे जाके कमेंट बॉक्स में आप जब क्लास खत्म हो जाए तो आप लिख भी सकते हैं कि सर हम एडमिशन लेना चाहते हैं। मैं आप लोगों को और थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूँ कि मेरी सोसाइटी की क्लास जो है, वो सोसाइटी की क्लास ऐप पे जो है वो दिनेश सिंह के नाम से है। आप वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को देता हूं। जो लोग भी मुझसे जुड़ रहे हैं, जो लोग भी मेरे लिए मेरे साथ लगे हुए हैं, वो लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं। और आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, हालांकि बाध्यता नहीं है। आपको अच्छा लगे तो करिए, और नहीं अच्छा, अगर देखिए पढ़ना आपका काम है, आपका काम ये नहीं है कि आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं धन्यवाद आप लोगों को देता हूं। धन्यवाद आज के लिए, आज के सेशन के लिए धन्यवाद आप लोगों का।